नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जो अब तक जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, तो आप उसको तैयारी कीजिए। बाहर का बाजारू किताब पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए, परीक्षा का यहाँ रणभेरी भी बच चुका है। आपको जो है 27 तारीख को यहाँ परीक्षा हो सकती है, उसकी संभावना भी दे दी गई है 27 अक्टूबर को। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, यहाँ पर जैक JCRT टेक्स्ट बुक का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और PDF दिया जा रहा है। और जैक यह एग्ज़ाम कंडक्ट करिए, इसलिए आपका एग्ज़ाम जो लेगा वो जैक लेगा, ठीक है। और जैक का किताब से लेगा। ये 100% आपका सही है। अब रही बात कि देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी 1 से 5 का बहुत अधिक तैयारी हो चुका, क्योंकि टारगेट सितंबर का था। अब यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो सब कुछ आपको उसी में चल रहा है। लेकिन टेस्ट सीरीज देखिए आपको अलग से दिया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप अभी जुड़ जाइएगा। टेस्ट सीरीज देने से ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो सिर्फ 150 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज आपको करवाया जा रहा है। और फिर आगे भी अगर 20 टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा तो उसके लिए आपको फिर से 150 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर जुड़िए, चाहे आप किसी में जुड़े हो न जुड़े हो। और पूरी तैयारी करना है तो 1 से 5 की तैयारी 500 रुपये में, और 6 से 8 की भी तैयारी 500 रुपये में करवाई जा रही है। और दोनों का तैयारी एक साथ अगर कोई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी तैयारी के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल आपको यहाँ पर JCRT जैक की किताब से तैयारी करवाई जा रही है। और जेटेट की परीक्षा में 101% पास होने की गारंटी भी रहेगी। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, हम आपके लिए राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि जैक का किताब से पूरी इसमें प्रश्न आपको मिलेगा। और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए प्रश्न का समावेश मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी अभी तक जो भी हमारे यहाँ के सीरीज से नहीं जुड़े हुए हैं, टेस्ट सीरीज अभी आपको जो है 6 to 8 का स्टार्ट हो रहा है। 200 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज आपकी करवाई जा रही है, जिसमें टॉप 10 लोगों को यहाँ पर प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आप सभी अभी टेस्ट सीरीज के लिए अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपकी तैयारी भी करवाई जा रही है। तो 6 to 8 की संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी जो है आपको 500 रुपये में करवाया जा रहा है, जो कि जैक या JCRT के किताब का पूरा नोट्स, PDF, वीडियो और क्लास सब कुछ आपको मिलेगा। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएंगे, ठीक है। तो 500 रुपये में इतनी सारी सुविधाएं आपको दी गई है। तो आप सभी अभी वीडियो देखने के बाद अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में किसको जाना जाता है? मासिनराम, मेघालय, तमिलनाडु, नेतरहाट या कोई नहीं, ठीक है। तो दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो मासिनराम, मेघालय को माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, मासिनराम बहुत बार प्रश्न में आ चुका है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, ठीक है। देखिए, एक मेरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है मेरा लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ है? अरब सागर। तो दो गो, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, यही दो गो याद रखना रहता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। तो आपसे क्या पूछा गया था कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर या कोई नहीं। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वो भी प्रश्न आ गया जिसको अभी हमने यहाँ पर मेंशन किया था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दोनों क्लियर हो गया? दोनों का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखिएगा, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है वेद, पुराण, रामायण या सभी, ठीक है। तो हिंदुओं का प्राचीन पुराना या धार्मिक ग्रंथ वेद भी है, पुराण भी है, रामायण भी है, यानी राइट आंसर इसमें सभी चला जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है, इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है कुरान, वेद, बाइबल या कोई नहीं, ठीक है। तो इस्लाम लोग क्या पढ़ते हैं? कुरान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कुरान। तो इनका प्रमुख ग्रंथ जो है कुरान हो जाएगा। ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ है, ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ है कुरान, वेद, बाइबल या कोई नहीं, ठीक है। तो ईसाई लोग किसकी पूजा करते हैं? कौन सी ग्रंथ की? तो बाइबल का हो जाएगा। वेद किसका? वेद का कौन करते हैं? हिंदू करते हैं। कुरान का कौन करते हैं? मुस्लिम करते हैं। तो राइट आंसर इसका बाइबल हो जाएगा, ठीक है। सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है? सिखों का पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? आपको बताना है। कुरान शरीफ, वेद, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब।
तो यहाँ पर देखिए कुरान किसका है, मुस्लिम का है। वेद किसका है, हिंदू का है। बाइबल किसका है, सिख का है। बाइबल किसका है, ईसाई का है। बाइबल ईसाई का है। तो एक बच गया गुरु ग्रंथ साहिब, यही सिख का है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो किताब किसका है, सिख का है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पंजाब का प्रमुख पर्व है, पंजाब का प्रमुख पर्व कौन सा आपको बताना है, सरहुल, ओणम, डांडी या बैसाखी। ठीक है, पंजाब का प्रमुख पर्व हो, सरहुल तो झारखंड के लिए है, ओणम, ओणम जो है ये आपको कथकली केरल के लिए हो गया, डांडी, डांडी गुजरात के लिए हो गया, और बैसाखी, बैसाखी एक बच गया, ये पंजाबी के लिए है, पंजाबी के लिए है। बिहार का मुख्य पर्व है सरहुल, ओणम, डांडी या छठ। ठीक है, तो बिहार का जो मुख्य पर्व माना जाता है वो छठ माना जाता है। क्या माना जाता है, छठ माना जाता है। असम का प्रमुख त्यौहार है, असम का प्रमुख त्यौहार कौन सा है आपको बताना है, सरहुल, डांडी, बिहू या कथकली। ठीक है, तो असम का प्रमुख त्यौहार जो हो जाता है वो आपका बिहू होता है, असम का बिहू है। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है डांडी, बैसाखी, ओणम, पोंगल। तो पोंगल जो है आपको तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार। देखिए त्यौहार से एक प्रश्न आपका हर बार निकल के आया है, इस बार भी आपका आएगा, इसलिए त्यौहार वाले सभी को देख लीजिएगा, मंदिर वाले सभी को देख लीजिएगा, मेला वाले सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, आइए एक और यहाँ पर हम लेकर के आए हैं, झारखंड में लगने वाले प्रमुख मेले का नाम याद रखने का ट्रिक। झारखंड में जो जो मेला लगता है वो कहाँ कहाँ लगता है, उस मेला को एक ट्रिक के माध्यम से हम बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेला का नाम, इधर देखिए देखेंगे आप सभी को मेला का नाम, और लिखा हुआ है जिला का नाम। तो मेला का नाम याद रखिएगा सुनरब, मेला की तरफ क्या रखिएगा, सुनरब। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एकदम उससे लिखिएगा सुनरब, SHUN, सुन, SHU सुन, रब RB रब, सुन। यहाँ पर एस का मतलब श्रावणी मेला, एच का मतलब हिजला मेला, यू का मतलब उर्स मेला, एन का मतलब नरसिंह धाम मेला, आर का मतलब राम रेखा धाम मेला, और बी का मतलब बिंदु धाम मेला। ठीक है, मेला का नाम में कैसे याद रखेंगे, सुनरब। ठीक, अब उसी के सामने या अब उसी के सामने वह कैसे लिखिएगा, जिला का नाम के लिए याद करने के लिए, दे दू गम हजार सीता सा, सीता को गम हजार मिला था, तो दे दू गम हजार सीता सा याद रखिएगा। मेले के लिए नाम के लिए क्या याद रखिएगा, सुन रब, बस यही याद रखना है मेला के नाम के लिए। तो एस से श्रावणी मेला था, एच से हिजला मेला था, यू से उर्स मेला था, एन से नरसिंह धाम मेला था, आर से राम रेखा धाम मेला था, और बी से बिंदु धाम मेला था। ठीक है, अब इसके सामने जिला का नाम याद रखने के लिए क्या कीजिएगा, तो दे दू गम हजार सीता सा, इसको याद रखिएगा। तो दे से देखिए देवघर, यानी श्रावणी मेला देवघर में लगता है। दू से देखिए दुमका, यानी हिजला मेला दुमका में लगता है। यहाँ पर देखिए गम, क्या है, गम ना, तो गम से यहाँ पर है गुमला, तो उर्स मेला गुमला में लगता है। हजार का मतलब है हजारीबाग, यानी नरसिंह धाम मेला हजारीबाग में लगता है। राम रेखा धाम मेला ये सीता, सीता से आपका हो गया यहाँ पर सिमडेगा, सिमडेगा में लगता है। बिंदु धाम मेला सा का मतलब है साहेबगंज। तो इस तरह से दोनों को अगर एक बार से आप लिखिएगा तो आपको अगला बार से किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। सुन रब इधर लिखिए, और इसके लिखिए दे दू गम हजार सीता सा बना लीजिए, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेला का नाम और कहाँ, मेला का नाम और उसके ज़िले का नाम यहाँ से बहुत बार पूछा गया है, तो आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है लिखित, अलिखित, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का संविधान जो है वो आपका लिखित संविधान है। कैसा है, लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान है लिखित, अलिखित, दोनों या कोई नहीं। ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। अगला है, संविधान सभा को कहा जाता है, संविधान सभा को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत, लघु भारत, दीर्घ भारत या कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु भारत। संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुई, 9 दिसंबर 1946, 29 दिसंबर 1947, 8 दिसंबर 1948। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई, अब बताना है कि प्रथम बैठक कहाँ हुई, ब्रिटेन, इंग्लैंड, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, कोई नहीं। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उस संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे,
देखिए जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उस समय अस्थाई और अस्थाई दो तरफ के अध्यक्ष थे। तो अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, अगला है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। उसके कुछ दिनों के बाद देखिएगा तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई थी, और वो कौन थे, तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, भीमराव अम्बेडकर द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था वो आपको था जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य और प्रस्ताव, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। देखिए ये तीनों तिथि आपको इंपॉर्टेंट। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को यहाँ पर क्या हुआ, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। और 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर संविधान उद्देश्य का प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर लिख दिए हैं, देखिए आपको नोट्स बना दें। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, तो प्रस्ताव लाया गया। तो ये सभी मुख्य पॉइंट थे। चलिए आगे भी प्रश्न है। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। बहुत बारी प्रश्न आ गया है। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। अब वो सदस्य कौन कौन थे वो सारी को हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है। भारत, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान जो है वो भारत का है। किसका है, भारत का है। अगला है, इनमें कौन संविधान की सूची में शामिल नहीं है। इसमें कौन संविधान की सूची में शामिल है। इसमें कौन संविधान की सूची में शामिल है। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची या सभी। तो संविधान की सूची में तीनों शामिल है, सभी। राइट आंसर डी। अगला है आपको, संघ सूची पर कानून कौन बना सकता है। संघ सूची पर कानून कौन बना सकता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या कोई नहीं। तो संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। कौन बनाती है, केवल केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो राज्य सूची पर जो अधिकार या कानून बनाता है वो आपका राज्य सरकार का काम होता है। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है। संघ सरकार, कानून सरकार, राज्य सरकार, या केंद्र और राज्य सरकार दोनों। ठीक है, तो समवर्ती सूची पर जो कानून बना सकते हैं उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा होता है। केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं। समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद हो तो अंतिम निर्णय किसका होगा। समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद हो तो अंतिम निर्णय किसका होगा, आपको बताना है। अंतिम निर्णय राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो दोनों सरकार के बीच यदि लड़ाई झगड़ा होता है तो इस पर अंतिम जो निर्णय लेगा वो आपको केंद्र सरकार का होगा। शिक्षा किस सूची का विषय है। शिक्षा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। स्वास्थ्य सूची किसका विषय है। स्वास्थ्य किसका विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो स्वास्थ्य जो है आपका वो भी समवर्ती सूची का विषय है। पर्यावरण किस सूची का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची, कोई नहीं। ठीक है, तो पर्यावरण जो है वो भी आपका यहाँ पर समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ठीक है, नोट में लिखा हुआ है, नोट में हमने कर दिया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और पर्यावरण हो, ये तीनों चीज़ जो है आपको समवर्ती सूची में आएगा। किस में जाएगा, समवर्ती सूची। शिक्षा, स्वास्थ्य ना पर्यावरण समवर्ती सूची में जाएगा। भूमि, कृषि, पुलिस किस सूची का विषय है। भूमि, कृषि, पुलिस किस, संघ सूची, राष्ट्रीय, समवर्ती सूची या कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका जो है आपको राज्य सूची का विषय है। सुरक्षा, वित्त, संचार किस किस सूची का विषय है। तो सुरक्षा है, वित्त है, संचार है, ये सभी संघ सूची का विषय है। किसका है, संघ सूची का विषय है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। 8 मार्च, 9 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। झारखंड में 2011 की कुल साक्षरता दर कितनी है। देखिए साक्षरता दर याद रखिएगा क्योंकि अगला बार भी प्रश्न में आया था। तो साक्षरता दर इस तरह से याद हो जाएगा, 5, 6, 6, 7 और 7, 8। ठीक है, 5, 6 सबसे लो है, महिला का है। 6, 7
औसत दर है, 6-7 औसत दर है, और 6-8 जो है ये स्त्री साक्षरता दर है, ये स्त्री का साक्षरता दर है। ठीक है, तो ये 5-6 किसका हो गया, महिला का, और 6-7 क्या हो गया, 6-7 आपका हो गया एवरेज का, और यहाँ पर 5-6, 6-7 और ये 7-8 ये हो गया पुरुष का। यहाँ पर गलत हो रहा था, ये पुरुष का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लिख लीजिएगा, उसके बाद उसको बना लीजिएगा, क्योंकि 3 प्रश्न आता है। कैसे होता है साक्षरता दर, 5-6, 6-7, 7-8। ठीक है, 5-6 जो है महिला का है, 6-7 जो है कुल औसत है, और 7-8 जो है पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे के अनुसार कुल साक्षरता दर कितना है, तो कुल साक्षरता दर कितना हो जाएगा, अभी आपको दिखाए थे 5-6 था, 6-7 और 7-8 ये कुल साक्षरता दर है। ठीक है, अब देखिएगा झारखंड में जनगणना 2011 से महिला की साक्षरता दर कितनी है, तो ये बताया था आपको 5-6, 6-7, 7-8। 5-6 किसका है, महिला, 5-6 किसका है, महिला, और 6-7 किसका है, औसत, और 7-8 किसका है, पुरुष। ठीक है, तो झारखंड में जनगणना 2000 अनुसार महिला की साक्षरता दर कितनी है, तो महिला की साक्षरता दर जो है आपका 56% है, 56 ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के आधार पर झारखंड में पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, अभी दिखाए थे पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, तो अभी एक टेबल बनाया था, आपको देखे थे 5-6 क्या बनाया था हमने उसमें, 5-6 क्या बनाया था हमने उसमें, 5-6 बनाया था, 6-7 और 7-8 इसी टेबल को हमने बनाया था। ठीक है, इसी टेबल को हमने बनाया था, जिसमें 5-6 जो है आपका नीचे सबसे था, और वो किसका था, महिला का था, किसका था, वो महिला का था। ठीक है, फिर 6-7 क्या था, औसत था, और 7-8 क्या था, पुरुष था। ठीक है, झारखंड में जनगणना 2011 के अनुसार महिला की साक्षरता दर कितनी है, तो अभी हमने इसको बताया। इसी तरह से लिखना था 5-6, 6-7, 7-8 ये महिला का है, ये कुल औसत का है, और ये 7-8 जो है पुरुष का है। ठीक है, तो महिला का कितना है, 56% है, 56 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के आधार पर झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है आपको बताना है। ठीक है, तो 78% है, अभी इसको क्लियर कर दिया था हमने, 78%। जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड में लिंगानुपात कितना है, जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड का लिंगानुपात कितना है, 947, 950, 996, 823। तो इसका लिंगानुपात देखिए 947 होता है, कहीं कहीं एक आध 2 पॉइंट 948 दे सकता है, ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन है आपको बताना है, 1011, 1098, 1099, 1100। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है आपका 1098 है। ठीक है, अगला देखिएगा पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस का हेल्प लेने के लिए नंबर कितना है, 100 है, 101 है, 108 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख लीजिएगा, किसका, पुलिस का 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुलिस का 100 हो जाएगा, पुलिस का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर कितना है बताइए, ये सब नंबर भी पूछता है, याद रखिएगा। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर कितना है, 100, 001, 108, 102। हेल्पलाइन नंबर जो है वो 108 है, एम्बुलेंस का 108 है। ट्रैफिक में हरा रंग के संकेत का अर्थ है आगे बढ़िए, रुकिए, वाहन की गति कम कीजिए। ट्रैफिक में हरा रंग के संकेत का मतलब है कि आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कितना जुड़े रहे, बने रहें, इसके लिए आपको धन्यवाद।